हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियो सीरीज जहां आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स की यूनिट 7 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज एनवायरनमेंट या पर्यावरण। एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स है यहाँ पर आप सिलेबस में देख सकते हैं, एक जगह क्लब्ड नहीं है, इनफैक्ट ये अलग अलग जगह दिए हुए हैं। जैसा कि अपन यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं कि बुलेट नंबर 3 जो कि है पर्यावरण जैव विविधता, बुलेट नंबर 4 पारिस्थितिकीय तंत्र और बुलेट नंबर 10 जो है प्रदूषण, मतलब एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम और पोल्यूशन। ये तीन बुलेट्स मिलके क्या बनती हैं? ये तीन बुलेट्स मिलके हमारा एनवायरमेंट का टॉपिक बनती है। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहली चीज आज हम इस वीडियो में दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम अपनी अप्रोच को समझेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होगी कि एनवायरनमेंट को कैसे पढ़े, जिसके बाद चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी आपके लिए और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है और कितनी गहराई में जाना है। चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है एनवायरनमेंट की, अगर आपको उसका फंडामेंटल या बेसिक पढ़ने का क्लियर हो जाए। तो आज सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स, बेसिक्स की एनवायरनमेंट को कैसे पढ़ा जाए। दूसरा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पर डिस्कस करेंगे। 2022 से लेके 2012 तक एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हमारी अप्रोच से उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक्स की कैसे पढ़ना है एनवायरनमेंट को। देखिए, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे प्री के सिलेबस में ये चार टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक है नंबर 1 एनवायरनमेंट, नंबर 2 है बायोडायवर्सिटी, नंबर 3 इकोलॉजिकल सिस्टम और नंबर 4 है प्रदूषण या पोल्यूशन। अब इन चार टॉपिक्स को हम क्लब करते हैं और यहाँ पर आप देखिए मैंने क्लब किस प्रकार से किया है। यहाँ पे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को एक सेक्शन में बांट दिया है, बायोडायवर्सिटी को अलग रखा है और पोल्यूशन को अलग रखा है। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, बट हम इनको थोड़ा सा अलग अलग रख के पढ़ेंगे, अलग अलग रख के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और अप्रोच समझते हैं कि पहले कैसे पढ़े ताकि टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, बट इसके साथ हम एक नया वर्ड और एक और वर्ड ऐड करेंगे, दैट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम प्लस एनवायरनमेंट प्लस इकोलॉजी, इन तीनों को मिला के हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों को एक करेंगे, उसके बाद बायोडायवर्सिटी, उसके बाद पोल्यूशन। अब एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम होता क्या है पहले ये समझते हैं हम। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, जैसे कि एक एरिया ले लेते हैं वेस्टर्न घाट्स का, दूसरा एरिया ले लेते हैं डेजर्ट का, दूसरा एरिया डेजर्ट, और जो तीसरा एरिया है या तीसरा रीजन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए ओशियंस का। ठीक है, अब ये तीनों रीजन्स जो हैं, ये तीनों एरिया जो हैं, ये तीनों एरिया अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है, जैसे वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हो गया आपका? वेस्टर्न घाट्स हमारे सदर्न इंडिया में डेक्कन पार्ट से चालू होता है, साउथ इंडिया तक जाता है। अब यहाँ के फीचर्स जो होंगे इस रीजन के और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे होंगे? वो बिल्कुल अलग होंगे एज कंपेयर टू डेजर्ट वाला रीजन। और डेजर्ट वाले रीजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे एज कंपेयर टू ओशियानिक रीजन्स। तो ये जो अलग अलग सिस्टम बने हैं इनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का क्या हो जाएगा? एक इकोसिस्टम हो जाएगा। डेजर्ट का क्या हो जाएगा? एक अलग इकोसिस्टम हो जाएगा। और ओशियंस का क्या हो जाएगा? ओशियंस का एक अलग इकोसिस्टम हो जाएगा। तो ये इकोसिस्टम कहलाते हैं जहां पर आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स काम करते हैं। अब ये इकोसिस्टम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनमें बेसिक जो अंतर है वो बेसिक अंतर है वहां के एनवायरमेंट का। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में एनवायरमेंट कैसा है अगर देखा जाए तो वहां पर टेम्परेचर कैसा है? बहुत अच्छा एम्बिएंट टेम्परेचर है। रेनफॉल कैसी है? अच्छी खासी बारिश होती है। एक्सट्रीमिटीज है क्या? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी, तो ऐसी एक्सट्रीमिटीज भी नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से फूड और शेल्टर वहां के जीव जंतुओं को आराम से मिल जाता है। और वही कंपेयर करें अगर हम उसको कहां से? डेजर्ट इकोसिस्टम से यदि हम कंपेयर करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम में टेम्परेचर कैसा है? या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या तो बहुत कम है। रेनफॉल कैसी है? रेनफॉल बहुत कम है, स्कैंटी रेनफॉल है। और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है क्या? वेदर एक्सट्रीम्स है क्या? बिल्कुल एक्सट्रीम्स है। इसीलिए क्या होता है वहां पर फूड और शेल्टर जो है
वो प्रॉपर जीवों को नहीं मिल पाता है। अब चूंकि वेस्टर्न घाट्स में इतनी सारी सुविधाएं मिल पा रही है, इसीलिए वेस्टर्न घाट में क्या हो जाएगी, वेस्टर्न घाट्स में खूब सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। मतलब वहां पर जैव विविधता, मतलब बायोडायवर्सिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और वही डेजर्ट में देखा जाए तो गिने चुने ही कुछ क्या मिलेंगे हमको, जीव जंतु मिलेंगे। तो वहां की बायोडायवर्सिटी कैसी हो जाएगी, वहां की बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच नहीं होगी। अब जैसे एग्जांपल लिया जाए कि कैमल्स, कैमल्स कहाँ पर मिलेंगे, कैमल्स हमें डेजर्ट में मिलेंगे, क्या वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैमल जो है वो अपने इस एनवायरमेंट में क्या है, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से वो ढल चुके हैं, वो डेजर्ट इकोसिस्टम में मिलते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर वहां पे कैमल्स मिलेंगे। और वही अगर मैं ओशियंस की बात करूं तो मछली कहाँ मिलेंगी, ऑब्वियसली ओशियंस में, मतलब ये कैसा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलेगी। तो अगर इस मछली को उठा के मैं डेजर्ट में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मछली मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि मछली को अपने इस इकोसिस्टम की आदत है, क्योंकि वो जिस टेम्परेचर, जो उसको एम्बियंट टेम्परेचर चाहिए या जो एम्बियंट कंडीशन चाहिए, मतलब उसका वातावरण, मतलब उसका जो सुटेबल एनवायरनमेंट है, वो सुटेबल एनवायरनमेंट ही उसको चाहिए। वरना वो क्या हो जाएगी, वहां की मछली मरना चालू हो जाएगी, मतलब बायोडायवर्सिटी में क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, यहां पर हमने देखा कि ये क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम है, और सभी इकोसिस्टम्स आर गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट ही है जो अलग अलग इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। अब हम इसके अंदर चलते हैं कि जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स में क्या पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में एक प्रकार का उल्लू पाया जाता है, आउल पाया जाता है, जो कि क्या करता है, पेड़ों में रहता है। कहां पर रहता है, पेड़ों में रहता है, फॉरेस्ट एरिया में रहता है। और वो इस फॉरेस्ट एरिया से उड़ के जाता है ग्रासलैंड एरिया में, घासों में, क्यों, चूहे खाने, उनका शिकार करने। तो जब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, वहां के जीवों को, वहां के ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। जैसे कि हमने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ये एक एग्जांपल है एक फिनोमिना का या एक रीजन का, जिसको हम कहते हैं इकोटोन। इकोटोन मतलब जहां पर एक सिस्टम खत्म होता है और दूसरा सिस्टम चालू होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन। तो ये जो हमने चीज समझी है, जो हमने अंदर की चीज जो स्टडी करी है, जैसे अब आउल क्या है, आउल शिकार करेगा किसका, रैट का, रैट कोई और चीज खाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, फूड चेन बन जाती है, फूड वेब बन जाता है। तो ये सब पार्ट किसका हो जाता है, ये सारा पार्ट इकोलॉजी का हो जाता है। तो देर आर डिफरेंट इकोसिस्टम, ये जैसे तीन यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम है। ये तीन इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जानवर है, वो वहां के एनवायरमेंट पर डिपेंड करेगा। जितना एम्बियंट और जितना अच्छा एनवायरमेंट होगा, उतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, और जितना खराब एनवायरमेंट होगा, उतनी ज्यादा वहां पर कम बायोडायवर्सिटी हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक रिलेशन आ जाता है बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी। अब हम समझते हैं कि पॉल्यूशन का क्या रोल है। अब इस पॉल्यूशन के रोल को समझिएगा। पॉल्यूशन माने प्रदूषण, और प्रदूषक जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उस इकोसिस्टम में दिक्कत पैदा होना चालू हो जाती है, और एनवायरमेंटल चेंज होना चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, देखिएगा, CO2 की मात्रा यदि बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी मतलब तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओशियंस जो होंगे, वो ओशियंस क्या गर्माना चालू हो जाएंगे, वार्म होना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही ओशियंस वार्म होंगे, तो वहां पर जो मछली की प्रजातियां हैं, वो मछलियां वहां पर मरना चालू हो जाएंगी, मतलब बायोडायवर्सिटी लॉस होना चालू हो जाएगी। तो प्रदूषण क्या करता है, पोल्यूशन क्या करता है, बायोडायवर्सिटी को भी खतरा पहुंचाता है, और अलग अलग इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर ये प्रदूषक तत्व ना हो, तो नेचर एक बैलेंस बना के रखती है। पर ये प्रदूषक तत्व कहीं से भी आ सकते हैं, किन्हीं भी कारण से आ सकते हैं। मेजोरिटी जो रीजन होता है जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस होते हैं, ये प्रदूषक तत्व हम इंसानों की वजह से आते हैं।
इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रदूषक तत्वों पर कंट्रोल पाए, कमांड पाए, जिसको हम एनवायरमेंटल एथिक्स कहते हैं, जो कि हमारे मेंस के सिलेबस का पार्ट है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हुए चलते हैं कि कैसे अब हम इन जो पल्यूटेंट्स हैं, इन पल्यूटेंट्स को कैसे कंट्रोल करें। पल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के तीन तरीके होते हैं। पहली चीज, या तो कई लोग इंडिविजुअल लेवल पर उतर आते हैं कि भाई जो भी प्रोड्यूसर प्रदूषण हो रहा है या जो भी कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, उनको रोका जाए। बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है या तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। तो इंडिविजुअल लोग जैसे योगदान देते हैं, जैसे एग्जाम्पल सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने क्या चालू किया, चिपको मूवमेंट चालू किया। उसके अलावा कई बार बड़े स्तर पर सरकार भी डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्ट बना दिए, जैसे वाटर कंजर्वेशन एक्ट या वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना दिया, जिसकी वजह से अगर आपने पानी में गंदगी पहुंचाई, किसी प्रकार की गंदगी करी, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जब कोई बड़े लेवल के पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं या बड़े लेवल पर क्लाइमेट चेंज होने लगता है, एनवायरमेंटल चेंज होने लगता है, तो उसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी साथ में आती है। जब भी ग्लोबल कम्युनिटी साथ में आती है तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस होती है, आईपीसीसी होता है, इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 पेरिस में हुआ था। और जब भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती है और ये कोई अचीवमेंट को पाती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, वो इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट करती है, इम्पोर्टेंट दिवस मनाएगी, डे सेलिब्रेट करेगी, जैसे ओजोन डे। यहीं पर हम एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ओजोन जो है, O3 जो हमारी लेयर है, उसको कई पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, ओजोन को डैमेज करते हैं। ओजोन को डैमेज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल यूवी रेडिएशन आएगी। यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगा। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन सीएफसी पर कंट्रोल पाए। तो सीएफसी पे कंट्रोल पाने के लिए क्या हुई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहां पर मिली, मॉन्ट्रियल में मिली, कनाडा में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके उन्होंने बोला कि भैया सीएफसी जो है, अब सीएफसी के प्रोडक्शन को हम सब मिलके क्या करें, रोकथाम करें, उसकी जगह कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढे। तो देखिए चीजें आपस में कितनी ज्यादा लिंक्ड है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमको इन तीनों को मिलाते हुए पढ़ना है, बट साथ ही साथ इनका सेग्रीगेशन रखना है। और यकीन मानिए, जैसे ही हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आती जाएगी कि किस प्रकार से हमारे इन तीन टॉपिक के अलावा कुछ और चौथा टॉपिक है ही नहीं, और इन तीनों से ही प्रश्न उठ के आता है हमेशा। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न एनवायरमेंट इकोलॉजी से आया है, कौन सा प्रश्न बायोडायवर्सिटी से आया है, और कौन सा प्रश्न पॉल्यूशन से आया है। और वो भी आपको बहुत आराम से क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जहां पर हम सबसे पहले 2022 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2022 का पेपर डिस्कस करते हैं। 2022 प्रीलिम्स में टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले यहां देखिए कि निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन सा, मतलब जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, देखिए ये जो 3 है, दैट इज एनवायरमेंट इकोलॉजी इकोसिस्टम, ये नंबर 1। दूसरा बायोडायवर्सिटी नंबर 2 और पोल्यूशन नंबर 3। इनमें कैटेगराइज करके ही अपन को चलना और अपन को पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ से आया है, बायोडायवर्सिटी से आया है। तो कहाँ बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो अभी अपन ने जस्ट समझा था, थार डेजर्ट में तो हो नहीं सकता। तो इसका सही जवाब क्या है, वैसे वेस्टर्न घाट इसका सही जवाब है। तो एक क्वेश्चन आ गया बायोडायवर्सिटी से। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किससे आया है, इकोसिस्टम से। वही जब अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया था उल्लू वाला, वहीं पर आया है। तो इसका सही जवाब है इकोटोन, द एरिया दैट एक्ट्स एज बाउंड्री और ट्रांजिशन जोन बिटवीन दो इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम के बीच का जो रीजन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। ये ट्रांजिशनल जोन अपन ने एग्जांपल उल्लू वाले एग्जांपल से समझा था कि था वो फॉरेस्ट में, पर जाता था वो ग्रासलैंड में। तो जिस रीजन में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो ये इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया बायोडायवर्सिटी से, एक क्वेश्चन हो गया इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट वाले से हो गया, और तीसरा देखो किससे है, प्रदूषण से, पोल्यूशन से। कि किस प्रकार से, कौन सा पोल्यूशन, यहाँ पर
इटाई इटाई जो है कौन से पोल्यूशन की वजह से होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, पैटर्न बेसिकली वही रहेगा जो अभी अपन ने समझा है कि देखिए इटाई इटाई डिजीज कौन से पोल्यूशन से होती है। तो बेसिकली इसका सही जवाब है कैडमियम से होती है। तो कैडमियम पोल्यूशन है जिसकी वजह से इंसानों में बीमारी हो रही है, तो इंसानों में बीमारी हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मौत हो रही है, समस्याएं हो रही है। तो दीज आर पोल्यूटेंट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने मेजर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2022 में कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, और तीनों अपने सेक्शन में से क्वेश्चन आया है जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया। अब चलते हैं 2020 में। 2020 में केवल एक ही प्रश्न आया था, और वो देखिए क्या क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है इकोसिस्टम, और अभी अपन ने बात की थी ऊपर क्या कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, इन तीन में से ये एक क्वेश्चन बन के आ गया। तो इकोलॉजी में हमको पढ़ना पड़ेगा, हालांकि ये हल्का सा डेप्थ का क्वेश्चन है, बट ये भी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कार्य क्या होते हैं उसका प्रश्न है। तो इसका वैसे तो सही जवाब ए है, ऑलवेज अपराइट होता है। बट आप ये समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पीएससी पूछ रहा है। पीएससी वो अपने तीन फंडे पर ही टिका हुआ है, जैसा अपन ने समझा था कि देखिए इकोसिस्टम के पिरामिड को समझा हमने, पिरामिड ऑफ एनर्जी को समझा इकोसिस्टम में, तो हम समझ पाए कि किस प्रकार से वो स्टेबल रहता है। अब कोई भी कारक जो होगा, कोई भी फैक्टर होगा, वो इसको यदि डिस्टर्ब करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट में परिवर्तन होगा। एनवायरनमेंट में परिवर्तन होगा तो बायोडायवर्सिटी में फर्क पड़ेगा। बायोडायवर्सिटी में फर्क पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी कम होना चालू हो जाएगी। तो हम एनवायरमेंटल चेंज को भी रोकने की कोशिश करेंगे और बायोडायवर्सिटी को भी बचाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो 2020 में भी एक प्रश्न आया। 2019 में देखिए, 2019 में दो प्रश्न आए, 2019 में दो क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला है विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम। देखो क्वेश्चन में कीवर्ड देखो क्या फिर से आया, पोल्यूशन आएगा, आना ही है, सीधी सच्ची बात है। तो पोल्यूशन की वजह से अब देखो डिजीजेस हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो पहला कौन सा, इससे पहले डिजीज का पूछा था, इससे पहले पूछा था इटाई इटाई। मतलब आप एक चीज समझिए कि पोल्यूटेंट्स की वजह से डिजीज क्या हो रही है, इससे पीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मर्क्यूरी की वजह से क्या होगी, आर्सेनिक की वजह से क्या होगी, और फ्लोराइड की वजह से क्या होगी, कैडमियम की वजह से क्या होगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए, यहाँ पर इसका आंसर तो ऐसे फ्लोराइड है, पर देखिए मर्क्यूरी से होती है मीना माटा। ये भी एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आर्सेनिक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैडमियम का तो जस्ट अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। कहाँ पर सॉल्व किया, ये देखिए 2022 में, ये जस्ट अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऑप्शन से ही क्या बन रहा है, आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो 2019 का ये वाला प्रश्न ही इसी के ऑप्शन से क्या बना है आपका, 2022 का 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना है। और ये होना ही है, सीधी सच्ची बात है, और यही चीज रिपीट होती है। इसी को तो हमको समझना है, और यही तो हमारी पढ़ने की अप्रोच बनेगी और पीवाईक्यू की अप्रोच बनेगी। अगला देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज मतलब एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ेगा, और इसके लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस भी होंगी, और हमको ये क्या मिल गया, पोल्यूटेंट भी मिल गया। तो क्या इसका सही जवाब, इसका सही जवाब वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। अब इन्हीं से जो है, इन्हीं से कुछ ना कुछ और क्या होंगी, बीमारियां होंगी। जैसे मीथेन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, ये भी क्या है, पीवाईक्यू है, पहले पूछा हुआ है। तो ऑप्शन से भी चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। अब हम चलते हैं 2018 की तरफ। 2018 में, 2018 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला, दी मेन एयर पोल्यूटेंट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कि आपका मेट्रोपॉलिटन शहरों में कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है। तो वैसे तो ये सभी हैं, इसलिए पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को, क्योंकि इसका जवाब ये सभी हैं। ओजोन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, SO2 भी है, ये भी है। अब आप खुद सोचिए, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, पॉल्यूशन से, प्रदूषण से आया। तो प्रदूषण की वजह से क्या हो जाएंगी, कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी। तो ओजोन की वजह से कुछ ना कुछ समस्या होगी, जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कोई ना कोई बीमारी होगी। तो ये ऑप्शन से ही क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन बन के आ जाते हैं।
अब देखिए एक और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं अपन ने पहली बात की है कि दिवस और डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं क्यों, जब कोई ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस या तो कोई सरकार या तो कोई गवर्नमेंट जिसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए या बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कोई स्टेप लिया हो और वो सक्सेसफुल रहा हो या तो वो बिल्कुल गेम चेंजर रहा हो, तो उसके उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, दिवस मनाते हैं। इसलिए आप देखना पीएससी से दिवस से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और अभी अपन और डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस और आपको उसका जवाब मिलता जाएगा। तो वैसे इंटरनेशनल अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट मूवमेंट में अवेयरनेस हुई थी, तो इसके लिए हम ये एनुअल सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही चीजें हैं, पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के लिए अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। अगला चलते हैं 2017 में। 2017 में भी दो प्रश्न आए थे इस टॉपिक से, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 था पेपर का और क्वेश्चन नंबर 85 था। देखिए, विच इन विच ईयर वाटर पॉल्यूशन, फिर मिल गया प्रदूषण का प्रश्न आ गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट इन्फोर्स्ड। तो फिर से प्रदूषण को क्या है, प्रदूषण से बीमारियों पे क्वेश्चन आ गया पॉल्यूशन से और उसके रोकथाम पर आ गया। तो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था आपका, 1974 में आया था। पर आप चीज समझिए कि थीम उसकी बार बार वही है और एनवायरनमेंट में वाकई इतना ही है, कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ की चीजें नहीं है। और जो इन डेप्थ की चीजें हैं वो बेसिकली इकोलॉजी में है कि उसके अंदर की चीजें क्या है। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया हमारा क्या, सेंटर या गवर्नमेंट लेवल का हो गया अचीवमेंट, ये क्या हो गया, गवर्नमेंट लेवल की अचीवमेंट हो गई कि एक्ट बनाया। अब यही देखिए हमारी ग्लोबल लेवल की अचीवमेंट्स हैं। तो ग्लोबल लेवल पर कैसे पोल्यूशन को टैकल करते हैं या क्लाइमेट चेंज को टैकल करते हैं, उसके लिए अपन पहली बात कर चुके कि क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस बनाएंगे। तो इसमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग एज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पर देखिए अलग अलग क्या दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में दिया हुआ है। अर्थ समिट +5 कब हुई थी, फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979। कार्बन ट्रेडिंग जो है वो ये क्योटो प्रोटोकॉल का है, इसलिए नॉट करेक्टली मैच पूछा है। सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है हमको, इसका जवाब डी हो जाता है। तो देखिए 17 में भी प्रदूषण से क्वेश्चन है, मतलब प्रदूषण से बार बार पैटर्न देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2016 में कई सारे प्रश्न थे। अब आइए एक एक प्रश्न को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, मतलब अथॉरिटी से प्रश्न है। अथॉरिटी मतलब क्या हो रहा होगा, गंगा का प्रदूषण हो रहा होगा, तो पॉल्यूशन से संबंधित है। पॉल्यूशन से निपटारे के लिए क्या है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं वाटर पॉल्यूशन से निपटने के लिए। तो ये कब बनाई गई थी, 1985 में स्टैब्लिश की गई थी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड विथ साइलेंट वैली पार्क, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है केरल। तो साइलेंट वैली पार्क क्या है, केरल में एक जगह है जिसको क्या घोषित कर दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, मतलब नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित कर दिया गया। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट क्या है, नेशनल पार्क है। तो वहां पर क्या किया गया है, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया किससे, पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन के रोकथाम के लिए क्या किया गया उससे है। ये क्वेश्चन किससे है, बायोडायवर्सिटी के नुकसान के रोकथाम के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉफिक लेवल 1, प्रथम पोषक स्तर, ये किससे क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया इकोलॉजी से क्वेश्चन हो गया। वही तीन चीजें होंगी। तो इसका सही जवाब 28वें का वैसे है कि ट्रॉफिक लेवल 1 पर हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, ओजोन में जो छिद्र होता है उसका मेन कारक क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया आपके प्रदूषण, ये क्या हो गया, पॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया और एनवायरमेंटल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके लिए क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और आप देखिएगा ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन जस्ट इससे पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ओजोन होल पर ये दोबारा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2015 में भी अपन को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ गया, मतलब कंजर्वेशन माने
पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ गया, व्यक्ति से आ गया कि चिपको मूवमेंट। एक तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन एज जल पुरुष। तो इसका सही जवाब तो ऐसे राजेंद्र सिंह है, यहाँ पर राजेंद्र चौधरी दिया हुआ है, इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह कहलाते हैं। और वो यहाँ पर देखिए 32वां प्रश्न, यहाँ पर 32 क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया है? तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चालू किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट तो दिया हुआ है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट माने एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इंडियन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, तो ये भी एनवायरमेंट से संबंधित हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया जो कि नक्शे वगैरह बनाता है, तो ये लिंक्ड नहीं है, इसलिए इसका जवाब डी हो जाएगा। अगला देखिए फिर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अभी अपन ने पहले ही डिस्कस किया था कि एक्ट वगैरह से प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1972 हो जाएगा। तो फिर से आप देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न में क्या क्या पूछा गया है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशंस। पोल्यूशन में फिर से कंट्रोल के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है, और इकोलॉजी का बेसिक भी पूछ रहा है। अब चलते हैं हम 2015 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली कहाँ देखा था? ये क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ है, और ये पहले कहाँ पूछा गया था? 2015 में। तो ये कैसा क्वेश्चन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीट होता ही होता है। तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? देखिए जस्ट अभी अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट ये अभी अपन ने 2016 में ये ओजोन होल इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा लिंक्ड है। आप अगर आप देखेंगे, अपन चलते हैं नीचे, और ये क्वेश्चन आ गया कहां पर? ये आया। तो जो 2015 में पूछा क्वेश्चन है, वही कहाँ पूछा है? 2016 में। तो फिर से क्या हो गया? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि 15 का ही क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया? 16 में पूछ लिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अपन ने पहले भी बात की है कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित फिर से प्रश्न आ गया। तो देखिए पैटर्न वही चीज चल रही है कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, एनवायरमेंट, इन्हीं इन्हीं से क्वेश्चन बार बार वो पूछ रहा है। अगला देखते हैं, द बेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का आधार क्या है? तो सोशल अप्रोच है, इकोनॉमिक अप्रोच है, कि एनवायरमेंटल अप्रोच है? तो इसका सही जवाब वैसे एनवायरमेंटल अप्रोच हो जाएगा। पर आप देखिए 2015 का क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, 2015 का क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, और 2018 में भी रिपीट हुआ है। प्लस ऑप्शंस तो रिपीट हो ही रहे हैं बार बार, पैटर्न समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं 2014 की तरफ, 2014 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 2014 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, यही 2014 में आया। यही क्वेश्चन दोबारा पूछा 2016 में, रिपीटेड क्वेश्चन, सीधा का सीधा क्वेश्चन कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा। ये किसी और ने टिक करके रखे हैं, ये किसी और के टिके हुए आंसर है, इन पर अभी अपन ध्यान नहीं देते हैं। अगला देखते हैं, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो ये बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन है कि बायोडायवर्सिटी का हिसाब कौन रखे है, कौन कितनी खत्म पे है, उसकी जो लिस्ट होती है वो रेड डेटा बुक होती है, जो कि आईयूसीएन के द्वारा रिलीज की जाती है। इसका सही जवाब आईयूसीएन है। फिर ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का प्रश्न क्या हो गया? फिर से आ गया। ओजोन लेयर का प्रश्न देखो कितना रिपीट हुआ है, 2014 में हुआ, 2015 में अभी अपन ने देखा, और 2016 में भी देखा कि ओजोन के लिए नुकसानदायक क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखा। ठीक है, ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे आपका 16 सितंबर मनाया जाता है, और उसी से संबंधित क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए 2023 क्या आ गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काय से रिलेटेड है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कितना ज्यादा रिपीटेटिवनेस है, मतलब 2014 में ही दो क्वेश्चन एक टॉपिक से, और वो रिपीट हुए कहा? 2015 में भी और 2016 में भी। अब यहां पर देखिए अगला,
अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, ये वाले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका सही जवाब है मिथेमोग्लोबिन, इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम मीथेन या नाइट्रेट्स की एक्सेस की वजह से हो जाता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, इसी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने देखा था 2019 के ऑप्शंस में, 2019 के ऑप्शंस में हमने देखा था। तो देखिए कितना ज्यादा रिपीटेटिवनेस चल रहा है कि 2014 के जो ऑप्शंस थे उससे रिलेटेड क्या आ गया आपका 2019 में प्रश्न आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हेलोफाइट, हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं कहां पर? हेलो मतलब होता है सेलाइन, मतलब आपकी क्षारीय मिट्टी में सबसे अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये किसका हो गया आपका? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना, मतलब इकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। दो चीजें होती है, एक होता है हेलोफाइट्स, एक होता है हैलोफाइट्स। ये टॉपिक किसका आ जाता है अपना? इकोलॉजी का आ जाता है। तो इसका सही जवाब वैसे डी हो जाएगा। सैलाइन सॉइल्स में जो होते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्योटो प्रोटोकॉल काय से रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जैसे प्रश्न भी आ चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हु इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंटल चेंज, मतलब ये क्या हुआ? देखो, पर्यावरण से संबंधित और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो जैसे पर्सनालिटी आ रही है वैसे वहां पर क्या आ रहा है? व्यक्ति के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है। तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर प्रश्न किससे आ गया? आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आ गया। अगला, द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट, लेंटिक आवास मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? इकोलॉजी से संबंधित है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो लेंटिक का सही जवाब हो जाता है तालाब एवं दलदल, जो कि तैरने वाले होते हैं, लेंटिक स्वाम्स वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन में आप देखिए वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी, वही चीजें। क्वेश्चन नंबर 2013 में देखिए एक ही प्रश्न आया है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब फिर से किससे आ गया? लेजिस्लेशन, मतलब लॉ से संबंधित, अधिनियम से संबंधित क्या है? ये प्रश्न आ गया है। तो ये किस प्रकार का लेजिस्लेशन है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। किस लिए होगा ये? प्रदूषण को एवं प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरण बदलाव को रोकथाम के लिए होगा। तो ये आ गया क्वेश्चन। 2012 में देखते हैं 2012 में क्या क्या प्रश्न है। 2012 में दो ही क्वेश्चन आए हैं कि इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड टू सेव इंडियन टाइगर्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब फिर से क्या हो गया? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हमको जो भी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के तरीके हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की विष की तरह काम करता है, किसको असर करता है? तो इसका सही जवाब है डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा एफिनिटी रखती है। तो आरबीसी क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने पास रख लेते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और एनीमिया होने लगता है। तो देखिए 2012 तक के जो अपन ने पेपर डिस्कस किए हैं इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज तो कॉमन है। वो कॉमन क्या है? कि जो हमने शुरुआत में बातें करी थी, जो हमने क्लासिफिकेशन शुरुआत में किया था इन तीन में, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी और पोल्यूशन, प्रश्न इन्हीं से आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना है कि किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किस प्रकार से कर रहे हैं? या तो हम कोई स्कीम प्रोग्राम चला रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वल्चर, या तो कोई अधिनियम बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। और वैसे ही पोल्यूशन को रोकथाम करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, उनकी वजह से क्या क्या रोग हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है बीमारी से। और उसकी रोकथाम हेतु कौन कौन से नियम अधिनियम बनाए गए और ग्लोबल लेवल पर क्या इवेंट हो रहे हैं,
और लोकल लेवल पर क्या इवेंट हो रहे हैं। तो इन सबको बेसिक समझते हुए यदि आप करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक इजी पड़ जाएगा। तो हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इसी अप्रोच के साथ बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ अदर पीएससी के क्वेश्चंस को भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगली हमसे आगे अगले वीडियो में मिलते हैं इस सीरीज के, जहां पर हम एनवायरनमेंट को और अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक और इसी पैटर्न पर चलेंगे, जिससे कि आपके लगभग जो भी प्रश्न आए उनमें हम 100% एक्यूरेसी ले आए। 100% एक्यूरेसी के साथ ये टॉपिक को हम आराम से अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच पाए, फायदा पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।